जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारा जो शेष बचा हुआ सर्किट था, सर्किट एलिमेंट था, जिसको हम लोगों ने कॉम्बिनेशन फॉर्म में पढ़ना शुरू किया था। जो शेष बचा हुआ जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सी आर सर्किट के बारे में। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने एल आर सर्किट के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें एक इंडक्टर और एक रजिस्टर जो रखा था। अब माने कॉम्बिनेशन में एक ही कॉम्बिनेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है, इसमें एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर हम जोड़ते हैं। एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने जोड़ दिया अल्टरनेटिंग वोल्ट स्रोत से। अब क्या है कि इसका वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज स्वाभाविक बात है कि वी आर कहलाएगा, और इसका जो वोल्टेज होगा स्वाभाविक बात है कि इसको हम लोग वीसी बोलेंगे। ऐसा करके हम इसका नाम देंगे, है ना। तो बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे, अगर इसका डायग्राम भी बनाएंगे ना, तो ये उल्टा डायग्राम बनेगा। हालांकि 90 डिग्री पर ही बनेगा। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो डायग्राम बनाएंगे तो कोई बहुत भारी बात नहीं है। अगर मान लो इधर आपने वोल्टेज रेजिस्टेंस का डाला, तो आपका जो वोल्टेज कैपेसिटर का जाएगा वो डाउनवर्ड जाएगा। दरअसल आपका जो इंडक्टर से जो आप देखिएगा उसका जो एंगल बना था, तो उस एंगल में आपका ये जो डायग्राम बनेगा तो वो नीचे की ओर चला जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा उसके नीचे चला जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हो, है ना। अगर आप चाहे तो उल्टा सीधा भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंडक्टर के लिए जो आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो कैपेसिटर से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उस समय घटाने में हमें सुविधा हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। जब एलसीआर सर्किट आप पढ़िएगा तो उस समय इसका देखना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फिलहाल आप ऐसे मान लो कि रेजिस्टेंस का इधर गया है वोल्टेज, तो कैपेसिटर का इधर जाएगा, और दोनों फिर से 90 डिग्री पर ही रहेगा। इसीलिए रहेगा क्योंकि पिछला अगर आप गौर करेंगे तो कैपेसिटर का भी करंट के साथ वोल्टेज जो था वो 90 डिग्री पर था। तो नेट वोल्टेज फिर आपका ऐसे ही निकलेगा। इसी चीज को उल्टा कर दो, फिर वही बात रहेगा। सेम प्रोसेस जो है वो बदलने वाला है नहीं। अगर आप चाहे तो यहाँ से फिर से थीटा निकाल लो इसी तरह से। ठीक ना, कोई मने ऐसा नहीं है कि उल्टा कर देने के बाद जो है प्रक्रिया पूरा बदल जाएगा। प्रक्रिया फिर सेम रहेगा। यानी फिर से आपको वेक्टर फॉर्म लगा करके और नेट वैल्यू निकालना है। और ये निकालने का प्रक्रिया आप जानते हो क्या होता है, वी आर का स्क्वायर और प्लस ये जो आपका एक बन गया वी सी का स्क्वायर, इसका निकाल दो। तो पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद फिर से आप ये जो डाटा है ये माने भाषा में आपको जो बात लिखना है वो पहले आप लिख दो। उसके बाद ये जो रजिस्टेंस वोल्टेज का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रखो, और वो ओम के नियम से आप रख सकते हो। तो ओम का नियम क्या बोला है, V बराबर आई आर। तो यहाँ पर आई आर करो, इसका स्क्वायर करो, और इसका भी लिखोगे आई आर। तो इसका रजिस्टेंस हमने बताया था एक्स सी, ये आपको हमने इसका रजिस्टेंस बताया था। एक्स सी का स्क्वायर कर दो इसमें। ठीक है, और अब चूंकि फिर से हमारा जो करंट होगा ये करंट का स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो करंट का स्क्वायर पहले आप बाहर करो, ये बाहर, यहाँ पे बचेगा केवल आपका आर स्क्वायर। और आप लोग पढ़े हैं कि एक्स सी, ये जो है पिछला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया था अपना वो 1/ओमेगा सी आया था। तो इसका आप स्क्वायर कर लो, जो है वो रख दो। अब फिर इसमें से आई स्क्वायर में से आई बाहर हो जाएगा, अगर वर्गमूल से बाहर करते हैं तो जैसे ही आप आई को बाहर करिएगा तो हमारे पास नेट वोल्टेज का जो फॉर्मूला आएगा, नेट वोल्टेज का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा आई ओवर रूट, अंदर में रहेगा आर का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। अगर आप इस आई को इधर फेंकते हैं तो भी नेट, नेट वोल्टेज डिवाइड बाई आई, ये आपका यहां पर बचेगा आर का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। तो दरअसल आप इसमें अगर गौर करेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस है टोटल। नेट वोल्टेज दिए हो तो नेट रेजिस्टेंस होगा, और नेट जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग फिर से जेड से डिनोट करेंगे, बस नाम बदल जाएगा। यहाँ पर फिर ये क्या होगा, जेड होगा। और ये जो जेड है वेयर, ये जो आपको जेड देखने को मिल रहा है, इस जेड को फिर से नाम देंगे इम्पेडेंस, इम्पेडेंस ऑफ। ये जो सर्किट था वो सर्किट का नाम हम लोग सी आर बोले थे। तो ये सी आर सर्किट का इम्पेडेंस होगा। हिंदी में भी अगर बोलो तो सी आर परिपथ का प्रतिबाधा,
या आप इसको प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। तो इसका भी जेड का भी ऐसा ही मात्रा क्या होगा, जो ओम होता है रेजिस्टेंस का, वही यहां पर भी आप लिख सकते हो। तो फिर से हमको चाहिए क्या, करंट। एक तो हम लोगों ने वोल्टेज के बारे में देखा, नेट वोल्टेज जो है इस तरह से आप निकाल सकते हो यहां से। अब आप यहां से जो है बी नंबर में करंट निकालो, इसका जो करंट, और करंट का जो फॉर्मूला आएगा वो इंस्टेंटेनियस करंट का आएगा। धारा कैसे निकालोगे, तो देखो धारा निकालने के लिए आपको यहां से नेट करंट बराबर अगर निकालना है तो करंट बराबर आपको लिखना पड़ेगा नेट वोल्टेज अपॉन फिर से जेड। लेकिन ये जेड जो है सी आर सर्किट का होगा, और सी आर सर्किट का जेड का वैल्यू ये है। याद रखिएगा, ये जेड का वैल्यू भी जो है कभी कभार फॉर्मूला पूछ देता है, कहता है सी आर सर्किट का बताइए प्रतिरोध कितना होगा, यानी इंपेडेंस कितना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सी आर सर्किट के लिए ये होगा, बाकियों के लिए हमने सबके लिए अलग अलग बता रखा है। ये कभी कभार आपसे पूछ देता है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं। अच्छा, अब यहां से हम क्या करेंगे, चूंकि आपको पहले से पता है कि नेट वोल्टेज मतलब वो होता है जो वोल्टेज के साथ आप पूरे परिपथ को जोड़ रखे हैं, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो दरअसल सप्लाई, हाँ, वो जो सप्लाई वोल्टेज आपका जो था वो सप्लाई वोल्टेज कितना था, तो वो सप्लाई वोल्टेज था आपका V0 साइन ओमेगा टी अपॉन जेड। और ये फिर से दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ से करंट का मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, जिसको I0 बोलिएगा साइन ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट का फिर से हमारा फंडा आ गया, यहाँ से फिर से ये इंस्टेंटेनियस करंट का आ गया। अच्छा, फिर से एंगल भी तो आपसे पूछेगा ना, एंगल जो होता है वो एंगल भी तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एंगल क्या होगा, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल कितना होगा, ये बताइए कितना होगा। ये जो एंगल है इस एंगल को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव ये करना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर लिखोगे तो देखो टेन थीटा में आपको क्या करना है, यहाँ पर बेस जो है ना वो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर यानी कि वी सी अपॉन वी आर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वी सी अपॉन वी आर, और इसका वैल्यू रखो ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या बोला था, ओम का नियम बोला था आई आर, आई बोले तो करंट, आर बोले तो रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज जो होगा सी का, इसको लिखोगे तो इसका रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा एक्स सी, और अपॉन इसके लिए आप तो रेजिस्टेंस और आई इसको मल्टीप्लाई करके डालोगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ से टेन थीटा बराबर जो मिलेगा, अच्छा ओमेगा सी इसका जो सॉरी एक्स सी का जो वैल्यू था 1/ओमेगा सी था, और चूंकि रेजिस्टेंस का आर ही है तो इसको ऐसे ही डाल दो, ये आपका क्या हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। यानी कितना एंगल पर आपका नेट वोल्टेज झुका होगा आरसी सर्किट में या सी आर सर्किट में। तो परिपथ में आपको दो एलिमेंट जोड़ना है, एक जोड़ना है कैपेसिटर और एक जोड़ना है रजिस्टर, एक जोड़ना है प्रतिरोध। और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपको देखने को मिलेगा, जो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको करंट निकालना है, आपको वोल्टेज निकालना है, और ये आपको टेन थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये जो LC CR सर्किट के बारे में हम लोग बात किए हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो एक पेज है इस एक पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आपका ये जो दूसरा पेज है इस दूसरा पेज का आप स्क्रीनशॉट लो, है ना। अब हम लोग चूंकि अभी जो है CR सर्किट को हम लोगों ने देख लिया, अब जो है ना सर्किट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मतलब अब जो है माने एक जो लास्ट आप कॉम्बिनेशन करना चाहोगे तो वो जो माने पूरा जब कॉम्बिनेशन करोगे तो लास्ट बच गया LC सर्किट, यानी L एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। हम लोगों ने रजिस्टर को एक बार कैपेसिटर के साथ जोड़ा, एक बार इंडक्टर के साथ जोड़ा पिछले लेक्चर में, और अभी कैपेसिटर के साथ जोड़ा। अब हम लोग को क्या करना है, अब इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़ना है, प्रेरक को संधारित्र के साथ जोड़ना है, और अब देखना है कि इसका करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, एंगल वगैरह क्या होगा। ये तमाम चीजें जो है हम लोगों को अब देखना है। तो इसको गौर कीजिएगा। अब जो है ना अगर आप LC सर्किट लेते हैं, LC सर्किट जिसमें एक इंडक्टर हो एक कैपेसिटर हो, और इसको भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्रोत के साथ अगर आप जोड़ते हो तो थोड़ा सा कुछ बातें आपको भाषा में लिखना पड़ता है, और भाषा में आप वही चीज लिखो जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वही चीज हम यहाँ पर लिख रखे हैं, ये आपको आना चाहिए। माना कि एक L प्रेरक तो वाला प्रेरक
तथा सी धारिता का संधारित्र प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। हमने जोड़ दिया है, संयोजित कर दिया है। अब इसका नेट वोल्टेज क्या होगा? तो पहली बात तो वोल्टेज जब आप लिखते हो यहाँ पर VL लगा दो, क्योंकि ये इंडक्टर का वोल्टेज होगा। यहाँ पर आप VC लगा दो, ये कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंडक्टर का जो वोल्टेज था, अगर मान लो हमने करंट इस रास्ता पर सप्लाई किया, अगर मान लीजिए करंट हमने इस रास्ता पे सप्लाई किया, तो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर चला जाएगा और कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे चला जाएगा, क्योंकि दोनों हमेशा करंट के ऊपर परपेंडिकुलर था। अगर आपको याद हो तो दोनों का जो फाई था, फेज एंगल, वो हमेशा क्या था? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। यहां पर तो हमें बेसिकली नेट निकालना क्या है? तो नेट निकालना है वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज जो होगा इन दोनों के बीच, और आपको हम थोड़ा देर पहले ये बात बताए थे कि एल का जो वोल्टेज होता है यानी इंडक्टर का, वो कैपेसिटर से क्या होता है? ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन होगा ना, तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से उसमें जो आपको देखने को मिलेगा वोल्टेज, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब एक बात बताइए, यहां से अगर आपका ये वोल्टेज ज्यादा, ये वोल्टेज कम, तो वेक्टर का नियम कुछ भी लगाओ, इसमें रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे VL में से VC घटा दो, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, घटा दो, हो गया। स्क्वायर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे आसान काम है। अब यहां से ओम का नियम लगा दो आप। तो ओम का नियम तो यही कहता है IR। इसके लिए R के जगह पर XL लगाओगे, इसके जगह पे I इंटू R के जगह पर XC लगाओगे। I दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहां से हम लोग नेट वोल्टेज बराबर निकालेंगे I कॉमन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका फॉर्मूला था ओमेगा इंटू एल, इसका रेजिस्टेंस यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं। प्रेरक का जो रेजिस्टेंस था वो ओमेगा इंटू एल था, आई तो बाहर है। अच्छा, इसका जो रेजिस्टेंस था ये 1/ओमेगा इंटू सी था। इसका जो रेजिस्टेंस था 1/ओमेगा इंटू सी था। अब अगर आई को इधर फेंक दे तो इधर जो बचेगा वो नेट रेजिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन ये जो नेट रेजिस्टेंस कहलाएगा वो किसका कहलाएगा? LC सर्किट का। तो LC परिपथ का जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसको भी आप इंपेडेंस ही बोलेंगे, उसको भी आप क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा, इंपेडेंस ही बोलेंगे। ठीक है। तो हम इसको पहले आगे बढ़ा देते हैं, अभी आप इसको नोट नहीं करना, नोट करने के लिए आपको मौका हम देंगे। हम थोड़ा फाइनलाइज कर लेते हैं इसको। नेट वोल्टेज बराबर आपका यहां से आई, अच्छा आई को हम इधर फेंक लेते हैं पहले, तो नेट वोल्टेज बट्टा आई, इधर बचेगा अपना ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ये। और इसी को हम बोले थे जेड, जेड बोले तो इम्पिडेंस, इसी को हम क्या बोले थे? जेड। यहाँ तो खैर वोल्टेज का ये इक्वेशन है, और ये जो है ये जेड कहलाएगा। ठीक है, ये जेड कहलाएगा। और ये जो जेड है, इस जेड का नाम फिर से क्या बोलेंगे? इम्पिडेंस। लेकिन ये इम्पिडेंस किसका होगा? इम्पिडेंस बोलेंगे इसको, और इम्पिडेंस ऑफ एल सी सर्किट, है ना। LC परिपथ का प्रतिबाधा। ठीक है, LC सर्किट का प्रतिबाधा ये कहलाएगा। अच्छा, करंट हमको चाहिए दूसरा केस में, B नंबर में हमको क्या चाहिए? करंट, करंट का इक्वेशन चाहिए। तो करंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? बार बार एक ही तरीका से हम निकाल रहे हैं धारा। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, करंट बराबर आपका आ जाएगा नेट वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। अब इसका वैल्यू रखते हैं तो नेट वोल्टेज वही होता है जो सप्लाई वोल्टेज होता है, आप यहां से सप्लाई वोल्टेज रख दीजिए बट्टा जेड, और यही आपका मैक्सिमम करंट होता है। तो ये आपका I0 साइन ओमेगा टी बना करके दे दिया, ये हमारा करंट का इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्या हुआ? करंट का इक्वेशन हो गया। तो दरअसल ये जो करंट का इक्वेशन हो गया, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट ही है। स्वाभाविक बात, अल्टरनेटिंग करंट आना चाहिए क्योंकि वोल्टेज आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया था। ठीक है, लेकिन आपने ये जो पूरा फंडा क्लियर किया वो किस आधार पे किया है? LC सर्किट के ऊपर। तो LC सर्किट के लिए जो आपको फार्मूला आया है ओमेगा इम्पिडेंस का, ये इम्पिडेंस का फार्मूला आपको विशेष तौर पे याद रखना है LC परिपथ के लिए, है ना। अच्छा, इसका अगर आपसे थीटा पूछ देता, टेन थीटा, तो बेसिकली यहां पर तो थीटा निकालने के लिए आपको कुछ करना है नहीं,
दोनों के बीच में अगर थीटा आप निकालोगे ये 180 हो जाएगा, तो इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, है कि नहीं। अगर गौर करो तो इसमें अगर आपको एंगल हम पूछे कि बताइए भी सी और भी एल का बीच का जो नेट वैल्यू होगा, नेट वैल्यू इधर जो जाएगा, वो नेट वैल्यू का जो एंगल होगा कितना होगा, तो अगर सी के साथ हमको एंगल निकालना हो तो सी के साथ कितना होगा 180, और एल के साथ पूछता तो जीरो हो जाता, एल के साथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एलसी सर्किट के लिए जो आपका ये पूरा व्याख्या चला है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो और इसका जो है नोट्स आप बनाओ। एक तो ये रहा, और दूसरा आपका पेज ये है। एक बार ये 180 डिग्री और एक बार जो है ये 0 डिग्री हो सकता है, तो ये अपने अनुसार से आप इसको अपना नोट कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट तो ये रहा आपका जो एलसी सर्किट में आया। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग जो है ना 6 सर्किट को पढ़ चुके हैं, शुरू से लेकर के पहला लेक्चर से लेकर के अभी तक में हम लोगों ने 6 सर्किट पढ़ा है। अब क्या है ना कि तीनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, माने एल को, सी को और आर को, इसको बोलते हैं एल सी आर सर्किट। और याद रखिएगा हम लोगों को इन तमाम चीजों को जो पढ़ना है वो सब का सब पढ़ना है क्या चीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल नहीं पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ना है ना, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में हम लोगों को केवल पढ़ना है। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि तीनों को एक साथ कंबाइन करते हैं और तीनों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप तीनों को कंबाइन कीजिए, ये आपका एलसीआर सर्किट कहलाएगा। एलसीआर सर्किट जो होता है इसमें एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं और वही बात यहाँ पर लिख देते हैं। जो आप यहाँ पर बना रखे हैं उसी बात को आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी बात को मेंशन कर देना है, इसी बात को यहाँ पर लिख डालना है। क्लियर है पॉइंट। अब सप्लाई वोल्टेज कितना होगा, नेट वोल्टेज, ये हमको निकालना है। तो मान लीजिए करंट अगर इधर गया, ये अगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि रजिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो उधर ही होगा। ये तो तय है, पहले से हम लोग शुरुआती दौर में जब पढ़ना शुरू किए थे उसी समय आपको हमने बताया था कि जिधर करंट चलेगा उधर रजिस्टर का वोल्टेज होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, ये पहले से तय है। ये हम लोग देखे थे जब रजिस्टर जोड़े थे तो उस समय उसका फेज एंगल क्या आया था। अब आप याद करो करंट के ऊपर में हमारा जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये दोनों का जो वोल्टेज होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि हम इंडक्टर का वोल्टेज जो लिए थे, इंडक्टर का वोल्टेज वो ऊपर लिए थे और कैपेसिटर का वोल्टेज जो लिए थे वो नीचे लिए थे। ये वाला वैल्यू ज्यादा होता है, ये वाला वैल्यू कम होता है, ये पहले से तय है। ये बात हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले भी बात की है। तो नेट वैल्यू, इन दोनों का जो नेट वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, इन दोनों का नेट वैल्यू कहलाएगा वी एल माइनस वी सी, और इसका डायरेक्शन होगा ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा है तो नेट वैल्यू का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, ऊपर। अब इन दोनों के बीच का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो इधर से निकलेगा, इन दोनों के बीच का नेट रेजिस्टेंस मान लीजिए थीटा डिग्री एंगल ये बनाएगा। तो हमें ना लास्ट में यही चीज कैलकुलेट करना है कि एलसीआर सर्किट में नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। माने हाँ ठीक है, नेट रेजिस्टेंस भी ये को निकालना है, या ये बोल दीजिए तो एलसीआर सर्किट का इंपेडेंस क्या होगा ये भी हमें निकालना है। लेकिन हम सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो पहले नेट वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नेट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला ही होता है, वेक्टर वाला लॉ जो है वो लगाइए, वी आर का स्क्वायर प्लस इसके अपोजिट में एक ये है आपका वी एल माइनस वी सी, इसका होल स्क्वायर। सही है। अब यहां से फिर से आप फॉर्मूला रखिए, नेट वोल्टेज बराबर आपका यहां से ओम का नियम लगाना है, तो ओम का नियम इस पर लगाओ, आई आर, जो रेजिस्टेंस है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इसके लिए भी आप वही करो, आई आई एक्स एल, एक्स एल, आई एक्स एल, इसका जो रेजिस्टेंस था इसको एक्स एल से डिनोट किए थे। फिर इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस था उसको एक्स सी से डिनोट किए थे, इसका होल स्क्वायर है। आई स्क्वायर इसमें से बाहर निकलेगा, इसमें से भी आई स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो जरा देखिए यहां से आई स्क्वायर अगर आप बाहर निकालते हैं तो आई स्क्वायर बाहर, यहां पर बचेगा आर का स्क्वायर। उसके बाद यहां पर एक्स एल बचेगा, तो एक्स एल का मान होता है ओमेगा ओमेगा एल, और इसका वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपका फाइनल जो है वो बॉक्स बंद हो जाएगा इस तरह से।
अब अगर इस पूरे इक्वेशन में देखिए तो आई स्क्वायर जो है वो रूट के अंदर में है, ये आई बन करके बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर के साथ तो रूट में जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, पहले आप इसको पूरा क्लियर समझ लो। जो पूरा डायग्राम हम बना करके आपको बता रहे हैं, तो ये पूरा को जो है ना एक साथ पहले समझ लेते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में हम वो दिलवा देंगे, उसका जो है अपना नोट्स बना लेना। देखो एलसीआर सर्किट में कई बार चीजें जो है वो पूछा गया है, एलसीआर सर्किट का पूरा व्याख्या पूछा गया है और कहा गया है कि रिजोनेंस का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन आप फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए 5 नंबर देता है। तो एलसीआर सर्किट जो है ना बहुत सिंपल है, जिसको बहुत इजी तरीका से तैयार किया जा सकता है और आपको इसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या करना है, सबसे पहली बात एलसीआर सर्किट ये बना लेना है, बहुत सिंपल है, बेसिक है, अभी तक यही चलते आ रहा है। फिर इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर सप्लाई वोल्टेज के दरमियान आपको ध्यान रखना है कि जिधर करंट लेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस का वोल्टेज होना चाहिए। और बाकी एक्स एल और एक्स सी माने वी एल और वी सी, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज किधर होगा ये पहले से तय हो गया। अब देखो, अब क्या है ना कि यहाँ पर जब आप इन दोनों का नेट वैल्यू निकालोगे तो ये नेट वैल्यू बीचों बीच जाएगा, और इन दोनों का तो पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम इन दोनों का नेट वैल्यू निकालेंगे। और ये जो निकलेगा ये तीनों का नेट वैल्यू निकलेगा, एक्चुअल में ये जो है ये तीनों का नेट वैल्यू है ना। तो हम यहां से निकाले इस इक्वेशन से। अब क्या करना है, इस आई स्क्वायर को आई बना के बाहर कर देना है रूट के अंदर से। तो जब आप इसको बाहर करोगे तो ध्यान से देखना आपका ये क्या बनाएगा, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू ये आई बनेगा। और चूंकि रूट के अंदर से इसको बाहर निकालें तो रूट के अंदर क्या बचा रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस आई को अगर आप इधर फेंकोगे तो यही आपका नेट वोल्टेज होगा, और इधर जब हम लोग इसको फेंकेंगे तो ये बट्टा आई बनेगा, और ये आपका जो है जैसा है वैसा रहेगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। और इसी को फिर से आप जेड बोल दो, फिर से आप इसको जेड बोल दो। और जेड बेसिकली इम्पेडेंस का सिंबल है, लेकिन ये जेड जो है यानी इम्पेडेंस जो है वो किसका है, एलसीआर सर्किट का। तो आप यहां पर लिखेंगे इम्पेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है, यानी कि एलसीआर परिपथ परिपथ का प्रतिबाधा या प्रतिघात भी आप बोल सकते हैं। सबसे खास और जरूरी बात यह है कि आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है एलसीआर सर्किट में। अलग अलग आपसे पूछेगा, एलआर सर्किट का इंपेडेंस क्या होगा, एलसीआर सर्किट का क्या होगा, सीआर सर्किट का क्या होगा, एलसी सर्किट का क्या होगा, ऐसे करके आपसे पूछेगा। तो इस सब का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसका क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको अलग से याद रखना है, इसीलिए इस पर हम जोर डाल रहे हैं। और एलसीआर सर्किट का पूरा व्याख्या करना हो तो उसका तो आपको ही पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखवा लेगा आपसे, ठीक है। और इतना लिखने के लिए 5 नंबर देगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी चीज ऐड करेंगे तब वो 5 नंबर देगा। और ज्यादातर एलसीआर सर्किट ही पूछा है, समझिए, अधिकतर केस में 5 नंबर में एलसीआर सर्किट ही पूछा है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। आइए इस पर और बात करते हैं। अब इसमें करंट की बात कर लेते हैं फिर से, जैसा कि सब में करते आए हैं, तो इसमें भी करंट की बात कर लेते हैं। करंट मतलब धारा। तो धारा निकालने का तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, नेट वोल्टेज को जेड से डिवाइड कर दो। और आपका ये पहले से तय है कि नेट वोल्टेज जो होता है वो V0 साइन ओमेगा टी होता है, और आपका ये जेड जो है डिवाइड में आता है, और यही आपका फिर से नेट करंट बन जाता है, यानी कि इसको हम लोग पिक वैल्यू करंट बोल देते हैं। और ये हमारा इक्वेशन बन गया अल्टरनेटिंग करंट का। तो एलसीआर सर्किट में जो करंट का इक्वेशन होता है वो भी आपको निकालना होता है। साथ में हमने आपको जैसे बताया था कि टेन थीटा, आपको बार बार ये थीटा जो है ना निकलवाएगा निश्चित रूप से। तो अभी अगर गौर करेंगे, जो ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, जो फेजर डायग्राम देख रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा जो ग्राफ जो आया है, नेट वैल्यू जो आया है वो इधर से आया है, इन दोनों के बीच आया है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच आया है। तो आप जरा गौर करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा बराबर जो फंडा होता है वो क्या होता है,
परपेंडिकुलर VL माइनस VC परपेंडिकुलर और बट्टा बेस, यही होता है। और इसको अगर आप ओम के नियम पर तोड़ेंगे तो I इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी, यही ना होता है। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, आर माने रेजिस्टेंस, और यहाँ पर तो आपका V बराबर आई आर होगा। इसके लिए रेजिस्टेंस एक्स एल होता है, एक्स सी होता है, तो हम डाल दिए। I कॉमन हो जाएगा, कॉमन होकर कट भी जाएगा। I एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, ये पहले बता रखे हम। डिवाइड बाय आई इंटू आर, आई से आई गया तो टेन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन आर। ये एल सी आर परिपथ के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला आया। तो जो काम हम सभी सर्किट में करते आ रहे हैं वही काम बार बार रिपीट करके आपके सामने हम रख रहे हैं। खाली बस अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है फॉर्मूला, लेकिन पैटर्न सबका जो है एक ही जैसा है। यही काम करवा रहे हैं हर एक परिपथ में, है कि नहीं? करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, थीटा निकालना, यही काम तो आपसे करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपका इंपेडेंस निकालना, इसका फॉर्मूला भी आपको निकालना आना चाहिए। तो एक तो बात ये रहा, इंपेडेंस तक, यहां तक यानी करंट तक एलसीआर सर्किट में आप लिख देते हो, इसके लिए भी आपको 5 नंबर नहीं देता। 5 नंबर के लिए कंडीशन और एक्स्ट्रा जोड़ता है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एलसीआर परिपथ में इसका आप स्क्रीनशॉट लो। एक ये बात रहा जिसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। दूसरा पॉइंट आपका ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ये जो दूसरा पॉइंट है आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। इसमें एक बात और हम यहां पर जोड़ते हैं, और वो हम लोगों को पूछा जाता है कि इसका रिजोनेटिंग यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है, माने ये जो सर्किट बनेगा तो उसका रिजोनेटिंग सर्किट के लिए कंडीशन बताइए। रिजोनेंस का मतलब आप समझ लीजिए, रिजोनेंस का मतलब होता है गूंजना। कोई भी चीज को गूंजवाते हैं, जैसे मच्छर भिनभिना रहा होता है कानों के बगल में तो उसको हम गूंजना बोलते हैं, ठीक ना? या कोई भी चीज रिपीट होते रहता है हमेशा, इक्को वाला रिपीटेशन नहीं, एकदम अलग फ्रीक्वेंसी में जो है रिपीट होते रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग गूंजना। तो ज्यादातर जो होता है चैनल वगैरह जो पकड़ा जाता है वो फ्रीक्वेंसी के मैचिंग से ही पकड़ा जाता है, और उसमें एलसीआर सर्किट का ही इस्तेमाल होता है। रेडियो चैनल जो होता है उसको भी, उसमें आप देखिएगा घुमा करके जो होता था पहले पकड़ाने वाला, तो उसको भी पकड़ाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था वो क्या था? एलसीआर सर्किट था। उसी का फ्रीक्वेंसी मैच करवाया जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है तो चैनल पकड़ लेता है। तो चैनल पकड़ने के लिए रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है? तो वो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का कंडीशन निकालना है। देखिए, अगर आपका सर्किट रिजोनेंस किया, ठीक ना, हम लोगों को यहां पर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। रिजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर परिपथ का अनुनाद, अनुनाद हिंदी में रिजोनेंस को अनुनाद बोलते हैं। तो रिजोनेंस कोई भी एलसीआर सर्किट रिजोनेंस करेगा कब, ठीक ना? तो पहला तो इसका कंडीशन ये है, कंडीशन जो होता है रिजोनेंस करने का वो कंडीशन है कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस क्या है? माने इसका शर्त क्या है? अनुनाद, अनुनाद का शर्त, ठीक है? तो शर्त यह है कि आई जो होता है ना, आई, आई, ये आई का जो वैल्यू होता है, आई शुड बी, यहां पर लिख देते हैं आई शुड बी मैक्सिमम, आई शुड बी मैक्सिमम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। माने आई का मान जो है ना, आई का मान अधिकतम होना चाहिए अगर रिजोनेंस करवाना है तो। अधिकतम, अधिकतम होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर ये कि आई का मान यानी करंट का मान अगर आपको मैक्सिमम करना है
तो करंट का जो आपने समीकरण लिखा था उस समीकरण में आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला था V0 और बट्टा में Z था और ये साइन ओमेगा टी था। ये हम क्यों लिखे वो समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में। एक्चुअल में यहाँ पर I0 जो आप लिखे थे उस I0 को आप इसी से बनाए थे और ये था आपका इम्पिडेंस यानी रेजिस्टेंस। अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा तो ये V0 अपॉन इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था आया जो था वो था आपका आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C इसका होल स्क्वायर। ये होता है इम्पिडेंस का इसका फॉर्मूला। करंट का जो फॉर्मूला था खास करके एलसीआर सर्किट में वो ये था। हमको बोला है कि हमें रिजोनेंस करवाइए, रिजोनेंस करवा करके यानी रिजोनेंस का फ्रीक्वेंसी, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बताइए। अगर एलसीआर सर्किट में इसको बोलते इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, तो बेसिकली जब ये रिजोनेंस करेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो इस तरह से वाइब्रेट करते रहेगा। वाइब्रेट करने का मतलब वही मच्छर की तरह जो है माने फ्लक्चुएट करते रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। वो जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है, तो उसको निकालने के लिए इसमें कंडीशन बोला है कि ये कंडीशन है कि आई शुड बी मैक्सिमम, यानी कि करंट का मान अधिकतम होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ज्यादा से ज्यादा आपका जो है रिजोनेंस होगा, यानी रिजोनेंस करवाना है तो उसका मान अधिकतम होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा इस समीकरण पे। हम लोग इसमें ये चूंकि कांस्टेंट है इसमें तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते। ये सब जो होता है अपने अनुसार से बदलेगा, वो तो बदल नहीं सकते हैं आप रेजिस्टेंस को भी कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं। आप केवल ओमेगा का वैल्यू और एल का वैल्यू, सी का वैल्यू इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज करके यानी इसको बैलेंस करके, इन दोनों को ओमेगा और एल को बैलेंस करके आप यहां से जो है ना इसका वैल्यू को कम करवा सकते हैं या ज्यादा करवा सकते हैं। इसको केवल इसमें बदलाव कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा करंट चाहते हैं, मैक्सिमम करंट, तो कम से कम डिवाइड करो, कम नंबर से डिवाइड करो, क्योंकि ज्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका ये जो वैल्यू होगा वो छोटा हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। हम इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहते हैं करंट का, तो इसका नीचे वाला जो टर्म है इसको हम कम करना चाहते हैं। इसको तो हम बदल नहीं सकते, यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो इसको तो हम बदल नहीं सकते, तो यहां पे इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप जीरो कर सकते हैं। अगर ये जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो आपका ई तो मैक्सिमम रह के भी जो है ना एक तरह से आपका कम ही वैल्यू से ये डिवाइड करेगा, क्योंकि ई तो रहबे करेगा। अगर ये खत्म हो गया तो स्वाभाविक बात है इतना प्लस इतना था, अब ये खत्म हो गया तो केवल यही से ना डिवाइड होगा, तो उस समय आपका जो रजिस्टेंस करंट का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। तो फोर मैक्सिमम करंट, अधिकतम करंट अगर आपको चाहिए तो अधिकतम करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C, ये जो होगा आप जीरो कर सकते। अगर आप इसको जीरो करिएगा तो यहां से ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा C मिलेगा। एल को उधर फेंको, ओमेगा को इधर फेंको, तो आपका इधर ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और 1/LC बनेगा। ये स्क्वायर अगर आप हटाओगे तो ये 1/√LC बनेगा, √LC बनेगा। और ये जो ओमेगा आया इसी को बोलते हैं एंगुलर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, कोणीय अनुनादी आवृत्ति, इसी को बोलते हैं कोणीय अनुनादी आवृत्ति। तो ये जो फार्मूला है यही फार्मूला आपको कहता है एलसीआर सर्किट में ड्राइव करने के लिए, और ये फंडा तक पहुंच जाते हो आप तो यहां तक लिखने के लिए आपको 5 नंबर देता है। तो दरअसल एलसीआर सर्किट में जो 2 पेज पहले आपको हमें स्क्रीनशॉट दिलवाए वो और यहां तक इतना बात लिखने के लिए आपको 5 नंबर देता है। ऐसे केवल आप पिछला जो पॉइंट था उतना ही तक लिख देते हो तो वहां तक कभी नहीं पूछता है, यहां तक आपको पूछता है। तो रिजोनेटिंग यानी रिजोनेंस अगर करना है यानी कि ऐसा आवृत्ति उसको दे देना है कि वो बार बार क्या करे, वो गूंजते रहे, आवाज जो है वो गूंजते रहे। तो वो जो
करंट जो होता है वो गूंजते रहे, ऐसा टाइप डेवलप करने के लिए उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इतना के बराबर होना चाहिए, यानी रूट अंडर 1/√LC के बराबर होना चाहिए। एल का मतलब इंडक्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस। जो वैल्यू है वो दे देगा, तो इससे हमारा रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, कितना पर रिजोनेंस करना है। ठीक है, तो आपका जो रेडियो चैनल वगैरह जो पकड़ता है तो उसमें यही यही जो फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको आप मैच करवाते हो आगे पीछे घुमा करके, और उसी से चैनल पकड़ता है। दरअसल यही उसके पीछे का रीजन है। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसके जगह पर आपसे जो है पूछ सकता है लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, लीनियर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेखीय अनुनादी आवृत्ति, रेखीय यानी लीनियर, ये फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सबसे पहली बात आप याद रखना, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बराबर होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, और न्यू का मतलब होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप यहां से न्यू का वैल्यू लाना चाहते हो, यानी न्यू का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, तो दरअसल अगर गौर करोगे ना, तो ये 2 को अगर उधर फेंक दो, 2 पाई को, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। और आप लोग पहले से जानते हो यहां से ओमेगा का मान जो है ये तो आप रख लो 1/2 पाई, और ओमेगा का मतलब होता है √LC, बट्टा में ही होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, यही लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में ये सब आपको सहयोग करेगा, लेकिन आपका जो वेरिफिकेशन करने के लिए जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको यहां तक लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, और इसके बाद जो है इसको आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप अपना नोट्स में शामिल कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाने में ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज का जो लेक्चर है इसको भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का जो कहानी है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में जो इससे जुड़ा हुआ जो शेष बातें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और हमारे ख्याल से अगला जो लेक्चर है उस लेक्चर में इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा हुआ। उसी में हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह भी पढ़ेंगे, पावर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, खास करके अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में कैसे हम लोग उसका फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो, और हमारा जो ये चैप्टर जो है उसको हम लोग फिनिश भी करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक जितना पढ़े हो इस तमाम टॉपिक को आप रिवाइज करते रहना।